कहानी तुम बिन। हर किसी के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता ही है जब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तब उस नई राह पर नया विचार, नई सोच उसका स्वागत करते हैं। तब उसे ये सोचकर आश्चर्य होता है कि आखिर ये बंद किताबें उसके सामने पहले क्यों नहीं खुली। आखिर कैसे नई दिशा जीवन के पृष्ठ को पलट कर रख देती है और व्यक्ति आरोही स्थिति में बढ़ता जाता है। नम्रता के जीवन की ऐसी ही आरोही श्रृंखला का ये पहला कदम था, स्नातक के विषयों का चयन। स्नातक में जब वह अपनी जीवन की किसी घिसाई धारणा के तहत वही विषय चुन रही थी जो 80% मध्यम वर्ग की लड़कियां चुनती हैं, तब पिता ने कहा, इतिहास ले लो, आगे की प्रतियोगिताओं के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। दीदी ने कहा, अंग्रेजी ज़रूर लेना वरना पिछड़ जाओगी। ऐसे ही अपने लिए उसका तीसरा विषय चुनना कौन सा होगा। माँ कुछ नहीं बोली, ज़्यादा कुछ पूछा तो हिंदी कह दिया। अपने हिंदी साहित्य के दबे कुचले प्रेम की एक क्षणिक झलक दिखाकर वे फिर मौन हो गई। अब शायद परिवार वाले चाहते थे कि तीसरा विषय उसकी स्वेच्छा को हो, या तीसरे विषय के बारे में उनकी कोई गंभीर धारणा थी ही नहीं। नम्रता ने अब दूसरा पक्ष टटोला, ये जानने की कोशिश की कि उसकी सहेलियां क्या ले रही हैं। तो सभी नंबर पाने की होड़ में प्रैक्टिकल विषय की ओर बढ़ रही थी, तो नम्रता भी उन्हीं के साथ हो ली। कॉलेज में विषय चयन का एक औपचारिक इंटरव्यू चल रहा था। धीरे धीरे सभी विषयों की सीट भरती जा रही थी। इसी सोच में डूबी अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र विषय के चयन के बाद वो इतिहास कक्ष में बैठी थी। डर रही थी कि जाने क्या पूछा जाएगा। तभी मोहिनी लगभग दौड़ती हुई आई और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाई। ये सुनते ही वे एकदम से खड़ी हो गई। क्या सच? नम्रता ने पूछा। उसके मन का भाव अकस्मात स्वर के रूप में फूट पड़ा और वे उसके साथ वहाँ से निकल गई। अब वे किसी अन्य कक्ष में उसके साथ बैठी थी। मोहिनी ने बताया था कि इतिहास की सीटें बहुत कम बची हैं, तू मेरे साथ चल और मेरी तरह साइकोलॉजी विषय ले ले। प्रैक्टिकल विषय है, अंक अच्छे बनेंगे। नम्रता की सोच में ये विषय नया था। उस पर घबराहट का ये आलम था कि वह बार बार साइकोलॉजी की स्पेलिंग पूछ रही थी। नम्रता गुप्ता, उसे पुकारती एक आवाज़ झंझोड़ गई। फॉर्म हाथ में लिए वो मैडम उसे एक नज़र ऊपर से नीचे देखती हैं, पर नम्रता उनका चेहरा ही देख पाती है। गोल गोल उजला चेहरा, उजली सीधी मांग से सीधे नीचे चवन्नी आकार का साड़ी से मैचिंग की बिंदी, उस उम्र में भी बिना चश्मे की चौकस निगाहें, तीखी नाक के नीचे मटमैले रंग में रंगे होंठ। पहली बार ये विषय ले रही हो? क्यों? मनोविज्ञान 12वीं में तो नहीं था। मैडम उसी से ही पूछ रही थी। वह इसका जवाब ढूंढ रही थी, उससे पहले ही वे एक और प्रश्न बाण की तरह छूटता उसकी ओर आ गया। मनोविज्ञान विषय हंसी खेल नहीं है, मेहनत कर सकोगी? अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो दूसरे दिन ही क्लास से बाहर कर दूंगी। कहकर वे विषय पर साइन करने लगी। मैम, मैं ज़रूर अच्छे से पढ़ूंगी। जाने कैसे उसके मुंह से ये शब्द फूटा और पता नहीं किस खुशी से नाचती वह कक्ष से बाहर निकल आई। ये उसका स्वेच्छा से लिया विषय था, जो उसके एहसास का पहला अनुभव था। घर पहुंचने पे दीदी तो ठाका मार कर हंसती, पागलों वाला विषय ले लिया। वे सोचती रह गई, क्योंकि वे जानती थी कि उसके परिवार में दूर दूर तक ये अनसुना विषय था। यही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। फिर तो उसके जीवन की दिशा आरोही स्थिति में बढ़ती गई। आखिर स्नातक के अंतिम दिनों में उसने निर्णय ले लिया कि अब वह एमए भी इसी विषय से करेगी। अब नई राह उसकी आगे खुल रही थी, जहाँ कहीं भी कोई प्रतिरोध सुनाई नहीं दे रहा था। वैसे भी जानती थी कि मध्यम वर्ग की लड़कियाँ तभी तक पढ़ती रहती हैं जब तक शादी लायक लड़का न मिल जाए।
अभी लड़का ढूंढने की शुरुआत भरी थी, पर इन सब से बेखबर उसने एमए करते करते निर्णय ले लिया कि अब वह मनोविज्ञान में शोध भी करेगी। अब ये फैसला शायद कुछ पल रुककर सोचने वाला था। उसके माता पिता स्वीकृति देते देते रुक गए, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। दीदी की शादी में देरी और उसके लिए अब विलंब समय लेकर आई। एक रिश्ता तय होकर लेन देन की बात पर आकर विराम हो गया और उसके पिताजी माँ के आगे अपनी खींच उतार बैठे। क्या समझते हैं लोग, बेटे का सौदा करने निकले हैं। सीमा, निमी, तुम पढ़ो आगे। ये बिन मांगे मुराद पूरा होने जैसा था। अब सब मन मुताबिक हो गया। उसे मनोविज्ञान पे शोध करने के लिए अब एक मनोचिकित्सालय जाना था। अपनी सहेलियों में वह भी मनोविज्ञान के इस पड़ाव तक पहुंची थी, इसलिए उसका उन्माद चरम पर था, जिसे सुन उसकी सहेली हाशा तेजी से हंस रही थी। चुप रहो, नम्रता ने तेज किस्म की सरगोशी की, पर इसका असर लेश मात्र भी नहीं हुआ। आशा अभी भी हंस रही थी। आशा बार बार ये कह के उसे चिढ़ा रही थी कि ऐसे बार बार वहाँ जाने से ना एक दिन तू भी वहीं पागल खाने में भर्ती हो जाएगी। नम्रता जानती थी कि आशा सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रही है, फिर भी वे अपने संवेदनशील स्वभाव से लचर थी। किसी मानसिक चिकित्सालय में जाने में मानसिक रोगियों को देखने की उसकी पहली दृष्टि संकोच और भय की मिली जुली प्रतिक्रिया थी। एक हिचक के साथ उसने वरिष्ठ मनोचिकित्सक के चैम्बर की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर चौहान से मिलना, अपने आने का कारण बताना और उसमें उनकी सहमति होना सब कैसे सहज होता गया वे जान भी न पाई। वे आपस में बात कर रहे थे, फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बातचीत बीच में ही खंडित हो गई। ये अवरोधन उस चैम्बर में अचानक से एक युवक के आ जाने से हुआ। वह काफ़ी उत्तेजित था। गुस्से में भरा हुआ वह आता है और सीधी डॉक्टर चौहान के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अपने आवेशपूर्ण व्यवहार में कहीं भी उसने शिष्टाचार की सीमा को नहीं लांघा, पर वह उत्तेजित स्वर में लगातार कह रहा था और वे चुपचाप सुन रहे थे। नम्रता की नज़र उन्हीं पे ही टिकी थी। वह हतप्रभ उनकी ओर देख रही थी। डॉक्टर चौहान के चेहरे पर सपाट भाव थे। वे बिना किसी प्रतिक्रिया के सब बिल्कुल चुपचाप सुन रहे थे। शायद इसी का फ़ायदा उठाकर भी युवक लगातार बोले जा रहा था कि तभी वहाँ आए वार्ड बॉय उसे दोनों तरफ से पकड़कर समझाते हुए वहाँ से ले जाने लगे। पर युवक की एक टक टिकी आंखें डॉक्टर चौहान के चेहरे पे टिक सी गई थीं। वे अभी भी बेरोक निरंतरता से बस बोले जा रहा था, जैसे उसे होश ही नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वे एक ही बात को कई बार कह रहा था, पर युवक की एक टकटकी आंखें चौहान पर ही थी। ये नर्मदा हैरान उस घटनाक्रम को देख रही थी। तभी उस युवक की नज़र अब घूमती हुई उससे मिली और उसकी आंखें जैसे हैरत से फैल गईं। वह एकदम से चुप हो गया। अब डॉक्टर चौहान की नज़र नम्रता पर टिक गई। फिर जो हुआ उसके लिए सबसे अटपटा रहा। वे झटके से बंधन मुक्त होकर उसके समीप आ गया। वह चकराई क्योंकि वह उसके सामने था और एक टक उसे मनु मनु पुकार रहा था। नम्रता देखती है कि इससे पहले जिस चेहरे पर तनाव, देश व क्रोध की गहरी परत थी, और वहाँ इतने शांत भाव एकाएक कैसे आ गए। वह उसके बहुत नज़दीक खड़ा था, जिससे नम्रता भी उसके चेहरे पर से नज़र नहीं हटा पाई। वे नहीं देख पाई कि कब डॉक्टर चौहान अपने स्थान से उठ के उसके पास आ गए और उस युवक के कंधे पर हाथ रखते बड़ी सहजता से बोले, आशुतोष, मनोरमा तुम्ही से मिलने आई है, पर अभी अपने कमरे में जाओ, वो तुमसे बाद में आकर मिलेगी। इतना सुनते ही वह युवक तुरंत केबिन से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते वे वार्ड बॉय भी उसके पीछे पीछे चले गए।
पर नर्मदा अब उस स्थिति से अभी तक नहीं उबरी थी। समय का ये पल उसकी समझ से बिल्कुल परे था। वह हैरान आंखों से उस ओर देख रही थी जहाँ से वह युवक कभी अभी गया था। उसके मन की हलचल का ये आलम था कि उस युवक की अनुपस्थिति में भी उसकी अनुभूति करा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर चौहान इतना सब कैसे सहजता से कर लेते हैं। शायद उनके प्रोफेशनल की यही कला थी। वे अपनी चेयर पर बैठते ही कहने लगे, माफ़ी चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस पशुपेश में हो। तुम्हारी स्थिति मैं समझ रहा हूँ। वे लगातार कहते रहे। जो भी यहाँ आया था उसका नाम आशुतोष है। वो IIT में BTech के अंतिम वर्ष का छात्र है, पर वह पिछले 6 हफ्तों से यहाँ पर है। इस बीच अभी तक के हमारे सारे प्रयासों में आशुतोष कभी इतना सहज नहीं हुआ जितना वह तुम्हें देखकर हुआ। उसका व्यवहार हमेशा ही आवेशपूर्ण रहा, जो कि तुम स्वयं अभी देख चुकी हो। नम्रता कुछ विचलित सी थी, लेकिन डॉक्टर चौहान अपनी बात एक सांस में कहे जा रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें उस वक्त कितना सहज लगा होगा कि एक अनजान शख्स तुम्हें पहचाने भी, वो भी किसी अनजान नाम से। यकीन मानो मुझे भी उतना ही आश्चर्य हुआ। पर नम्रता, आशुतोष ने जो नाम लिया वो काल्पनिक बिल्कुल नहीं था। वह अभी भी चुप थी और सोच रही थी कि क्यों जानूं मैं उसके बारे में। वो पल उसके जीवन का अनवरत पल है। आखिर वे क्यों उसे जाने। फिर भी जड़वत बनी वे सब कुछ सुनती रही बिना किसी प्रतिरोध के। कहानी का पहला भाग आप सुन चुके हैं। अगला भाग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें मेरे साथ, यानी अर्चना ठाकुर। धन्यवाद।